जी अब देखें, स्कैंडियम से लेके जो हम बात कर रहे हैं जिंक तक की, इस सीरीज़ को हम दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं। स्कैंडियम का नंबर तो 21 है, लेकिन दिलचस्प बात है ग्रुप इसका 3, क्योंकि 1b ग्रुप कौन सा होता है यहाँ पे, कॉपर होता है, 2b जिंक होता है। क्यों, क्या, ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं आराम से। और उसके बाद 3b ग्रुप जो होता है स्कैंडियम, 4b टाइटेनियम, 5b वाला वेनेडियम। तो देखो ये तो याद रखना बहुत आसान है, वेनेडियम वी से होता है और रोमन में 5b वी जैसी शेप का होता है। छठे पे क्रोमियम, सातवें पे मैग्नीज। अब देखो ये आयरन, CO कोबाल्ट और Ni निकल, ये सारा 8b ग्रुप आता है। यहाँ तक बात है। अब स्कैंडियम का नंबर मैंने कहा 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर से। लेकिन नंबर से ज़्यादा, ग्रुप से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इनसे पहले आर्गोन इनर्ट गैस होती है, 4s2 आता है उसके बाद, और फिर ये 3d N+L स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम में 4s2 3d2 हो जाएगा, वेनेडियम में 4s2 3d3 हो जाएगा। अब देखो क्रोमियम में प्रिडिक्शन तो ये है कि भाई 4s2 3d4 होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। ये हाफ फिल या फुल फिल को तरजीह देते हैं। इसको स्टेबिलिटी कब होती है, या तो हाफ फिल हो या फुल फिल हो। अब देखो एक बात सुनो, एस में मैक्सिमम 2 की गुंजाइश होती है, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है। डी में मैक्सिमम 10 की गुंजाइश होती है, 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 4s2 3d4 हो मगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप किसमें कर देता है, डी में। ये हो जाता है 4s1 3d5, ऑसम स्टेबल। और ये जो क्रोमियम है देखो पूरे का पूरा हाफ फिल्ड है, एस वाले में भी एक, डी वाले में 10 होने चाहिए 5। अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप आ गया क्रोमियम। फिर मैग्नीज में भी देखो 3d5 तो होता है, लेकिन 4s2 हो जाता है। फिर 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 निकल तक। अब कॉपर में फिर ट्विस्ट आता है, 4s2 3d9, बज़ाहिर समझ में आने वाली बात है, लेकिन फिर दोबारा वही होगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा डी में। देखो इससे एक तो डी का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10, और एस का हाफ फिल हो जाएगा। हाफ फिल और फुल फिल में प्रेफरेंस ज़्यादा होती है ना। 4s2 में ठीक है एस फिल होता है, लेकिन डी जो है वो ना हाफ फिल हो रहा था ना फुल फिल हो रहा था। एस का जब एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो डी फुल फिल हो गया, एस हाफ फिल हो गया, आइडियल कंडीशन। और डी वाला तो हर लिहाज से फुल फिल है, 4s2 3d10। अब देखो ये जो ग्रुप है जिंक वाला, इसकी प्रॉपर्टी भी बाकी सबसे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि फुल फिल है, एस के भी दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, डी के भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ठीक है भाई, देखो भाई सब बात है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिटी है, बहुत डेप्थ में आपको कराऊंगा ये कॉन्सेप्ट, और हैं भी यहाँ बहुत डेप्थ में। देखो एक चीज़ होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है डायमैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं, लेकिन असल ये कहानी है क्या? देखो पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेड, और ये मैग्नेटाइज होते हैं टेम्पररी तौर पर, थोड़ी सी देर के लिए हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक जो पेयर में होते हैं ये नेवर मैग्नेटाइज, कभी भी मैग्नेटाइज नहीं। और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक, इनमें गौर से देखो, अनपेड अनपेड चलते चलते आखिरी वाला पेयर हो गया, ये होते हैं परमानेंट मैग्नेटाइज। यानी क्या बोले तो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लिहाज से। पैरामैग्नेटिक अनपेड, बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है, और परमानेंट कॉन्सेप्ट है ये। डायमैग्नेटिक नेवर मैग्नेटाइज, और फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटाइज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भाई इसको दिमाग में अंदर तक बसा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।